मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जित चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को अभी जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम। अब आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको सॉल्यूशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो इसे देखिए और मिला लीजिए जो आप लोग कितने अपने एग्जाम में सही किए हैं, करेक्ट किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये आप लोगों का ऐसा नहीं हो सकता है जो आपके मेरे प्यारे दोस्तों जो एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम लेंगे जब आप लोगों का, तो उसमें नहीं होगा, उसमें भी आ सकते हैं। तो देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। इसे एक बार आप लोग अगर ध्यान से देख लेते हैं और समझ जाते हैं, विश्वास मानिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसमें हम आपको साइंस के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम आपको डायरेक्टली इसमें आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोग का यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों इसका कंसेप्ट भी बताने लगूँ तो फिर इसमें बहुत ज्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें कंसेप्ट करते चलेंगे और जो इसका राइट आंसर होगा उसको हम आपको बताते चलेंगे। ठीक करते जाइएगा आप लोग भी अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, और फिर बाद में मिला के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो 80 में आप लोग कितने बना पाए। एग्जाम में तो आपको 40 या 50 जितने बनाने के होंगे वो बनाए, लेकिन आप लोग 80 में से कितना कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सॉरी एक क्वेश्चन और छूट गया इसमें। और उसमें कहा गया दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है, तो वो फोकस से गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अपवर्तन में होता है। नहीं, ये नहीं होगा। प्रकीर्णन में ये भी नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर कहा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। 5 नंबर सोलर सौर कुकर में कौन सा दर्पण अवतल दर्पण मेरे प्यारे दोस्तों प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा होती है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और यह प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही छोटा बनता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया वक्रता त्रिज्या बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एफ बराबर होता है आर बटे 2। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 2f। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है 2f, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब प्रकाश वायु से यानी विरल माध्यम से कांच इंसकर माध्यम जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, ये तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। वायु से भी ज्यादा निर्वात में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अपवर्तनांक इकाई होती है, अपवर्तनांक इकाई का मतलब अपवर्तनांक ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसमें कोई मात्रक या बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है मित्रों, तो प्रकाश का अपवर्तन वो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग पालन करता है। आप सभी जानते होंगे जो प्रकाश के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को मेरे प्यारे दोस्तों उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से किया जाता है। याद रखिएगा, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं फोकस करने की क्षमता को समंजन क्षमता या समायोजन की क्षमता की शक्ति कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही दिया गया है। ठीक है, 16 नंबर में कहा गया सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर, सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, आकाश के नीले रंग, कभी भी आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले रंग से रिलेटेड हो तो सीधा बिना सोचे हुए प्रकीर्णन मारिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो सबसे कम मेरे प्यारे दोस्तों लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, और सबसे ज्यादा कहा जाए तो बैगनी हो जाएगा। बाद में शब्द देखिए तरंग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और वेग सबसे ज्यादा होता है। बाद में शब्द तो कुछ लाल रंग का क्रम होता है, कम ही होता है, जैसे आवृत्ति कम होता है। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं उसका क्या होता है, ऊर्जा भी कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है। इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण नहीं है, गर्द वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए देखिए आपके एग्जाम में। किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, एमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम बता चुके हैं। निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो इस तांबा का मेरे प्यारे जो दिया गया है इसमें से तांबा का सबसे प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हम अपने घरों में तांबा का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज को जोड़ा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, हमारे ऑफलाइन की छात्रा भी इसमें गलती करके आगे मेरे पास तो समांतर मान, लेकिन ये गलत नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर
श्रेणी क्रम में, और घर का वायरिंग जो किया जाता है वो समांतर क्रम में किया जाता है, याद रखिएगा। फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, लेकिन घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र है मेरे पास, तो ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए इसका सॉरी इसका ये नहीं होता है। VI P बराबर I² ये दोनों होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे मित्रों। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, आप सभी जानते हैं। शक्ति विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट पर घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है, समझ सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 बराबर 6 जूल, बहुत सारे बच्चे आप जानते होंगे। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का निकालने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये ऑप्शन में भी हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में रहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2, या जितने होंगे, जितने प्रतिरोध होंगे वो सीधे एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, कागज जल जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, राख बन जाएगा, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लेना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कारण ही होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, तो उष्मा उत्पन्न होगा तो उष्मा छेपी, और उष्मा मेरे प्यारे दोस्तों खत्म होगा तो उष्मा शोषी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों के लिए। देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, CO3 34 नंबर। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नीला होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बनाई हमारी छात्रा बनाई है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारा अच्छे तरीके से बनाई है ऐसे क्वेश्चनों को। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से विक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है मेरे प्यारे दोस्तों, CaOH का होल 2, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग क्या मारते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इसीलिए, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में अवकरण भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण भी होता है, दोनों होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका कॉमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है। अगर लगा है तो गलती लगा होगा। देखिए, कौन सी गैस चूने को के पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे दोस्तों। तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो उसमें हरे आवरण का निर्माण होता है, हरा आवरण का निर्माण होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हाँ 39 का सी होगा, 38 का ए होगा, 40 का नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन क्षार है? NaOH मेरे पास तो ये क्षार है। CH3COOH कार्बनिक अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया। HNO3 ये मेरे प्यारे दोस्तों अभी बताया क्या हो गया, HNO3 का क्या बताया था? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, इधर कैसे आ गया? ये था ना, हाँ NaH सॉरी नाइट्रिक अम्ल होगा, या जो हो मेरे पैसे देख लीजिएगा। 42 में नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पेज इधर घसक गया है, चलिए इसको सही डायरेक्शन में ले आते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना बच्चे लोगों को? अच्छे से देखिए ऊपर। चलिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? लिटमस मेरे प्यारे दोस्तों। अम्ल में 43 का बी हो जाएगा। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? अम्ल क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी 44 का हो जाएगा। एंटासिड में कौन सा क्या क्षार करता है लाल लिटमस पत्र को नीला, यानी क्षार करता है लाल को नीला और अम्ल करता है नीला को लाल। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एंटासिड में MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपयोग किया जाता है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना। हाँ 45 का। 46 एक उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। 47 बेकिंग सोडा को मेरे पैसे तो खाने वाले सोडा भी कहा जाता है, और खाने वाले सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा होता है जिसका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे पास रासायनिक सूत्र का बात करें तो NeHCO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट का मेरे प्यारे दोस्तों Na2CO3 होता है, ठीक है, इंटू 10H2 होता है जब आप लोग दवन सोडा लगाएंगे। 48 में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी 48 का हो जाएगा। यहाँ से 49 बैठ जाइए। 49 घंटियां बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कांसा का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी 49 का डी हो जाएगा। 50 जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी 49 का बी 50 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम करता है। अब सोना
को आप गर्म जल में डालिए या ठंडे जल में डालिए, या देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। 52 अधात्वीय होती है मेरे प्यारे दोस्तों, धातु धातुवर्धनीय तथा तन्य होती है, लेकिन अधात्वीय होती है भंगुर, जो कि मेरे प्यारे ये टूट जाती है। निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में, तो पारा मेरे प्यारे दोस्तों सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है। 54 नंबर देखिए 53 का भी 54 लोहे का गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो जिंक मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 कौन सा सबसे मुलायम धातु है जो निम्न में दिया गया है इसमें से, तो मेरे प्यारे दोस्तों लोहा भी कठोर होता है, सोना भी कठोर होता है, एल्युमिनियम भी कठोर होता है, इस तीनों की अपेक्षा सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 56 निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों वृद्धि करना, शोषण करना, प्रजनन करना, ये सारा प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर 56 का। 57 का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अवायवीय शोषण के द्वारा होता है, अवायवीय शोषण में होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे 57 का। 58 देखिए दोस्तों, कोशिका के किस भाग में शोषण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे प्यारे दोस्तों कोशिका शोषण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति घर भी कहते हैं, ऊर्जागृह भी कहते हैं, यहाँ इसी में एटीपी का निर्माण होता है। और आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज। 59 का मेरे पास तो सी हो जाएगा। 60 कौन सा अंग पीत रस को श्रवण करता है, तो यकृत मेरे पास तो पीत रस का श्रवण करता है, 60 का डी हो जाएगा। पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी आंत जो होता है पाचन नली का, 61 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत। कहा गया वृक्क की मूल इकाई क्या होती है, मेरे प्यारे दोस्तों नेफ्रॉन। वृक्क की मूल इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 63 का तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायित्व होता है, वो सेरिब्रम होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जाके क्लास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आने वाले समय में भी क्लास 10th के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी का अभी नहीं पता है आप लोग को, जाके प्लेलिस्ट में पढ़ा है वीडियो, जाके देख सकते हैं। देखिए कहा गया रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु मेरे प्यारे दोस्तों ये इस क्रिया को नियंत्रित करता है। 65 का बी। 66 किस हार्मोन को लरो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है, तो एड्रेनालिन को मेरे प्यारे दोस्तों लरो या भागो हार्मोन कहा जाता है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, तो पिट्यूटरी मेरे प्यारे दोस्तों ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 68 सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना कहलाता है, ये मेरे प्रकाशानुवर्तन का हो जाएगा, ठीक है, 68 का ए। 69 कौन जनन की अलैंगिक विधि है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अलैंगिक मुकुलन हो जाएगा। पीछे देखिए, पीछे सबसे पीछे लास्ट में, हाँ 69 क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्न में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है, तो दोस्तों इसका भी मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 ब्रायोफाइलम के वनस्पति जनन में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है, तो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी पत्ता का प्रयोग होता है, ठीक है, पत्ती जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 71 समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ से डी हो गया। ये भी क्वेश्चन इधर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी इसको जगह पे ले। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पुंकेसर। और इस कहा जाए उसमें अगर मादा के बात कहा जाए तो स्त्री केसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। मानव पुरुषों में वृषण का कार्य है, मेरे प्यारे दोस्तों वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का यानी बनाना, ये 73 का सी हो जाएगा। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, मेरे प्यारे दोस्तों फलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे हम लोग अंडवानी नली भी कहते हैं, ठीक है ना, यह 74 का सी हो जाएगा। 75 एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, ऑप्शन नंबर डी। और जोड़ा में पूछा है कितने जोड़ी, तो मेरे पास तो 23 जोड़ी होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायित्व है, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा तो इसके लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, मेरे पास तो पिता होता है, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे गांव में क्या होता है, तो महिला को ही दोषी ठहराया जाता है, अगर किसी को लड़का पसंद है वहां पे अगर लड़की हो जाए तो वो फिर अपने घर की जो औरत होती है उनकी बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों बेइज्जती करता है, क्योंकि मुझे ये पसंद है, आपने तो हमको ये दे। लेकिन उसमें कहीं से कोई महिला की गलती नहीं होती, उसमें गलती सारा पुरुष का ही होता है, पिता का ही होता है। तो ये आप लोग पढ़िए और कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए 77 में गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र बनाया जाता है, मेरे से बनते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 77 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 78 निम्न में से कौन सा भाग मानव का अवशोषी अंग है, तो अपेंडिक्स मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, मानव शरीर का अवशोषी अंग है। 79 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये सभी जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव का विकास कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। मानव का विकास सबसे प्रथम पहले कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था।
तो आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सॉल्यूशन करवाए, इसमें आप लोगों ने कितना सही किए, ये जरूर ही कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा जो आप लोग 80 में से मेरे प्यारे दोस्तों कितना लेके आए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ के भी लेके आने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।